नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर दलित समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर एक यूट्यूबर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जहां उनका कहना है कि यूट्यूबर ने महर्षि वाल्मीकि व संपूर्ण वाल्मीकि समाज पर अभद्र टिप्पणी करके पूरे समाज को अपमानित किया है। इस मामले में पुलिस अधिकारी और समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये जितेंद्र नाम का जो है यूट्यूबर है और यूट्यूबर वाल्मीकि समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। हमारा पूरे समाज की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से, अंबेडकर अनुयायियों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर हो और उसको जेल भेजा जाए। किसी भी जात को अपमान करना वो अपराध है और वो खुलेआम जो वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो गाली गलौज कर रहा है, उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसको संबोधित ज्ञापन दिया, क्या मैंने चूंकि पुलिस कमिश्नर का मामला था, हमने पुलिस कमिश्नर को ही ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना है कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी शनिवार पंजीयन ने एक ज्ञापन दिया है। इसमें उनका कहना है कि चंदौली के किसी व्यक्ति ने यूट्यूब चैनल महर्षि वाल्मीकि हमको बड़ी अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा के रहने वाले एक युवक अल्ताफ को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि युवक पर आरोप है कि उसने अल्ताफ से आकाश नाम बदलकर मुरादाबाद की एक महिला से दोस्ती की, फिर उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म कर चोरी से उसका वीडियो बना लिया। आरोपी से तंग आकर युवती ने पड़ोस में रहने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं को अपनी आपबीती बताई और मुरादाबाद आने पर चोरी से फोन कर उसको पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये भैया एक मामला है ये कि हमारे एक संपर्क में भाई है, उसके संपर्क में एक लड़की है, वह जो है अमरोहा काम करने जाती हैं। अमरोहा में एक मुस्लिम युवक द्वारा वहाँ से उनका संपर्क हुआ। उसने अपना नाम आकाश बताया। हिंदू लड़का होने के नाते उनने मतलब इनके काफ़ी समय संपर्क में रहा, लगभग 6 से एक साल तक संपर्क में रहा वो। और उसका मुरादाबाद में भी आना जाना लगा रहा। उसने अपने आप को हिंदू बताया, जिससे कि वो उनके संपर्क में रहा। इनके परिवार में भी आपस में विवाद रहा। इनने बहुत इन्हें प्रताड़ित करा, इनसे पैसे भी लिए, सब चीज़ है। और फिर इनकी एक 3-4 साल की बेटी है, उसके प्रति भी वो घृणा रखता था और नफरत रखता था। उसके साथ भी कुछ अनहोनी घिनौनी हरकत करने की इन्हें बार बार धमकियां दिया करता था। इन्हें रोज मारता पीटता सभी चीज थी। ये काफ़ी समय से परेशान थी। इन्होंने अपने संपर्क में जो भाई था उनके बताया तो उसकी सूचना आई। उस लड़के को बुलाया गया यहाँ पर, गागन पर 2 मिला तो हमने उसे पकड़ा, उससे पूछताछ करी। उसके बाद हमने उसे थाने सुपुर्द कर दिया गया और महिला के नाम से एक तहरीर थाने में दे दी गई है, जिसमें जो घटनाएं इनके साथ हुई, इन्हें मारना पीटना, इनका धर्म परिवर्तन कराकर मतलब उन्हें बुर्का पहनाना और मांस खिलाना, इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने की कोशिश करता था, जिसका इन्होंने विरोध किया, जिस वजह से रोज मारपीट करता रहता था। अब इस कारण पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बाकी सारे सबूत पुलिस को दे चुके हैं और तहरीर वहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत करेगी। हाँ, नमाज पढ़ाना, बुर्का पहनाना, मांस खिलाना और क्या बोल धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम नाम रखना और इस तरह की घटनाएं, मतलब इस तरह का उनने इन पर पूरा दबाव बनाया था। जब इन्होंने इस चीज़ का मना करा तो इनके साथ मारपीट करी गई और इनकी बच्ची के साथ भी उनने बलात्कार करने की और बहुत सारी मतलब अनहोनी ना हो इस तरह की घटना उनने इनके साथ बर्ताव करा, इसे बताया। ये क्या अमरोहा का रहने वाला है या मुरादाबाद का रहने वाला है? ये लड़का अमरोहा का रहने वाला है। युवती भी जो है अमरोहा में किसी कारखाने में या फर्म में काम करती हैं। वहाँ ही इनके आने जाने के दौरान उनकी मुलाकात हुई। वो आदमी जो है वो इनके साथ आकर के रहता था, तो क्या वो जबरदस्ती करता था? हाँ, यहाँ पर उसके घर का पता चल गया था
तो वो यहाँ इनके घर का पता लगवा लिया, तो उनने फिर इनके घर पर आकर रहता था। उनने 1-2 बार इनके पति ने भी समझाया, तो उनके साथ भी डराना धमकाना जैसी घटनाएं करी। तो इनके पति को जब इस बात का सारा मामला पता चला, तो इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया। अभी ये कहीं रेंट पर अपना रूम लेकर रह रही हैं और वहीं इसका आना जाना लगा रहता था। जब इन्होंने काफ़ी परेशान कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने उसके साथ मतलब विरोध करा, तो उन्हें मारपीट करी, जिसकी सूचना आज प्राप्त हुई। तो उस लड़के को बुलाकर यहाँ पर पकड़ा गया, फिर थाने में सुपुर्द कर दिया गया। देखिए, लाइन पार क्षेत्र थाना मझौला की रहने वाली महिला ने अमरोहा के एक व्यक्ति पे दुष्कर्म का आरोप लगाया है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है उसमें। उसने संभवतः अपना जब इनके साथ दुष्कर्म किया उस समय उसने वीडियो भी बनाई है। ये सारे कंटेंट हमारे एफआईआर के हैं, उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जिसके ऊपर आरोप है वो हमारी गिरफ्त में है और इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर इसका निष्पादन किया जाएगा। लड़का जो पकड़ा गया है कौन है ये और कैसे क्या है पूरा? मैं अमरोहा जॉब करने आती हूँ। ये मुझे वहीं मिला था, पीछा करता है मेरा, मुझे परेशान करता है। और इसने बोला था कि मैं हिंदू हूँ, आकाश नाम बताया था इसने मुझे। अरे बाद में धीरे धीरे पता चली तो ये मोमडन है और कलावा वगैरह बांध कर रहता था ये अपने हाथ में। और मेरी लड़की का रेप करने को बोलता है और मुझे कल इसने खूब मारा था। ब्लैकमेल करता है, इसने मेरी वीडियो बना रखी है अपने फोन में। कैसे मुलाकात हुई आपकी? वहीं हुई थी, अमरोहा में मिला था ये मुझे। क्या करती है आप अमरोहा में? कत्तरों में जॉब करने जाती हूँ मैं, कत्तरे छाटती हूँ। और ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये वहीं पे घूमता रहता है, खाली रहता है ये। अमरोहा का रहने वाला? अमरोहा का। अमरोहा का ही रहने वाला। तो यहाँ पर कैसे? ये मैं रोज ड्यूटी जाती हूँ तो रोज मेरे साथ आता है। कभी मेरा फोन छीन लेता है, कभी चाबी छीन लेता है, मुझे बहुत परेशान करता है। तो आपके साथ ही रहता है क्या? हाँ, 1 महीना 1-1.5-2 महीने हो गए इसको यहाँ पर। मेरे साथ ही आता है, मेरे साथ ही जाता है और मेरी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था ये कुछ दिन पहले। मेरी आँख खुली, मैंने इसको देखा तो उससे गलती मान रहा था, ये नशे में था। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। आपको बता दें कि यूपी के चंदौली मुख्यालय पर स्थित पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में जल जमाव की खबर सामने आई, तो वहीं सुदर्शन की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां सपा सांसद वीरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे और जिला अस्पताल में व्याप्त दुर्व्यवस्था पर सपा का धरना दिया गया। देखिए, यहाँ लगातार जनता की तरफ से ये बात आ रही थी कि जिला चिकित्सालय में उनको ठीक तरीके से इलाज नहीं होता, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। यहाँ आने पर लोगों ने महसूस किया कि गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं है। जो डॉक्टर तैनात है यहाँ से सैलरी लेते हैं, वो हाजिरी उनकी नहीं होती है। वो यहाँ आकर के वहाँ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से तनख्वाह उठाते हैं। तो अभी धरने की मांग है कि यहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी लिया जाए और जो जितना दिन है जो है इस जो है चिकित्सालय में जो सेवा दे उसी के अनुसार उसका वेतन दिया जाए, नहीं तो उसे अत्यंत घोषित किया जाए। और यहाँ पे साफ सफाई, दवा का इंतजाम बेहतर किया जाए ताकि मरीजों को ठीक ढंग से इलाज हो सके। ये जिला अभी तो जिलाधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये हैंडओवर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जब यहाँ पर आकर के हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नहीं ये हमारे अधीन हो गया है और यहाँ सीएमओ साहब ने बताया कि नहीं हम लोग 3 महीने के लिए डिप्यूटेशन पे जो है वहाँ जो मेडिकल कॉलेज से जो है अटैच हो गए हैं, तब ये बात पता चली हम लोगों को कि नहीं ये जो है तो वहीं से संचालित हो रहा है मेडिकल कॉलेज से। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि जब वहाँ से संचालित होगा तो वित्तीय व्यवस्था आप देखेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था तो सीएमएस और सीएमओ ही देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही है, इसमें कौन सा वित्तीय जो है की कमी आ रही है। अगर मान लीजिए जैसे जल निकासी और सफाई का मामला है तो उसमें जो भी धन खर्च हो रहा है तो प्रिंसिपल साहब उसको जो है वो रिलीज करें और रिलीज करके हमारा काम है जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। हम बहानेबाजी नहीं चाहते। ये चंदौली पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय है, कैमरा में लेके दिखाए। ये जो हॉस्पिटल है ये झील बन गया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं और इस विभाग के जो संबंधित यहाँ पे जो सीएमओ हैं, सीएमए से
वो गाड़ी से आते हैं, एसी की गाड़ी से आते हैं और एसी के कमरे में बैठते हैं। यहाँ पे जनता परेशान है और जो मरीज के तीमारदार है वो परेशान है, साथ में मरीज भी परेशान है। कैमरा में लेके दिखाएं, ये तमाम ये लोग हैं, ये जन जमाव है और इसमें से लोग जा रहे हैं। और कल हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया था, उन्होंने कहा कि हम तत्काल संज्ञान लेके कार्रवाई कराते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ, उसी तरह जल जमा हुआ है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है। अगली खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में मथुरा इंडियन रेलवे की सभी लॉबियों पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने गेट मीटिंग की और पुरानी पेंशन बहाली सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मथुरा जंक्शन पर उपस्थित सभी लोको पायलट नारेबाजी करते हुए 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों का ज्ञापन उच्च अधिकारियों को दिया। देखिए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज ऑल ओवर इंडिया में सब जगह लोको रनिंग स्टाफ, लोको लॉबियों पर लोको रनिंग स्टाफ के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें रनिंग स्टाफ की काफ़ी सारी मांगे हैं। जैसे कि हेडक्वार्टर पे हम लोग गाड़ी लेके हेडक्वार्टर से कहीं भी गाड़ी लेके जाते हैं, वापस हम रिटर्न हेडक्वार्टर आते हैं तो हमें हेडक्वार्टर पे रिलीव ना कराकर हेडक्वार्टर से ओवरशूट कराकर अगले स्टेशन पे या अगले कई क्रू बुकिंग पॉइंट पे भेज दिया जाता है, जिससे हमारा रनिंग स्टाफ 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे तक आउट स्टेशन पर रेस्ट करता रहता है। घर परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन चीज़ों को ध्यान में ना देकर इस तरीके से हेडक्वार्टर ओवरशूट किया जाता है, जिसे बंद किया जाए। एक रनिंग स्टाफ को कोई छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि छुट्टी ना मिलना, एब्सेंट कर देना, इन बातों पर टूसी करके अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हम रनिंग स्टाफ सभी अलारसा के आह्वान पर सब ये कहते हैं कि मतलब हमें इस तरीके से टूसी ना किया जाए और रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित ना किया जाए। इसी तरीके से हमारी HRMS के माध्यम से छुट्टी स्वीकृत होती है रनिंग स्टाफ की। इन छुट्टियों को, जैसे कि आज मुझे छुट्टी जाना है, आज अप्लाई करते हैं हम और हमारी छुट्टी 2 दिन तक विचार नहीं किया जाता है। जब कर्मचारी मतलब अपना पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद जो है छुट्टी स्वीकृत कर दी जाती है। इस तरीके से ये काम बंद किया जाए। आउट ऑफ टर्न बुकिंग की समस्या रनिंग स्टाफ की रहती है। जैसे कि मान लो रनिंग स्टाफ का नंबर, किसी भी ड्राइवर का, लोको पायलट का नंबर जो है चौथा, पांचवा जो भी है, उसको पहले टर्न पे बुक कर दिया जाता है, दूसरे आदमी की LR नहीं, सबको सब जगह की LR दी जाए। इसी तरीके से एक असिस्टेंट लोको पायलट, जो लोको पायलट या और अन्य सेफ्टी कैटेगरियों की तरह बराबर पूरी दमखम से और जिम्मेदारी से कार्य करता है और उसको जो है रनिंग अलाउंस, वो क्या नाम है, रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क अलाउंस दिया जाए, ये हमारी एक मुख्य मांग है। और बिना किसी कारण के, कोई इमरजेंसी ना हो, उसके बावजूद भी हमें हर ड्यूटी में एक गुड्स लोको पायलट को कि आपको 11 घंटे ड्यूटी कार्य करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, इस तरीके का मेमो नहीं दिया जाए। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है कि केवल आपातकाल स्थितियों में इस तरीके से कराया जा सकता है ड्यूटी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर गुड्स स्टाफ को, जो मालगाड़ी चलाते हैं, उनको जो है 6-7 घंटे पे 11 घंटे ड्यूटी करने के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, इसका एक मेमो दे दिया जाता है, जो कि गलत है। और इसी तरीके से हमारे जो लाइन बॉक्स जाते हैं, लोको पायलट की टूल किट जाती है, उन लाइन बॉक्सों को रोड साइड स्टेशनों पे कोई रिलीफ ट्रेन, जैसे स्टाफ रिलीव हुआ है, उसको स्पेयर हेडक्वार्टर जाना है, दूसरी गाड़ी में जाना है, उसको जो है असिस्टेंट लोको पायलट को लाइन बॉक्स उठाना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। ये लाइन बॉक्स को अटेंड करने के लिए, गाड़ी तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर आपने प्रशासन को एक व्यवस्था करनी चाहिए। कि जैसे कि हमारी लोको पायलट की जॉब है, वो एक सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। इसमें अगर एक भी चूक हुई तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रेलवे का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक पैसेंजर ड्राइवर की मैक्सिमम अधिकतम 6 घंटे की ड्यूटी और एक गुड्स ड्राइवर की अधिकतम 8 घंटे की ड्यूटी हो। हमें हर ड्यूटी में लगभग 11 घंटे का मेमो दे दिया जाता है, जिसमें हम लिखते हैं कि भाई साहब हमें थकावट हो रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें नींद लग रही है, हमारी ओवर आवर्स हो गए हैं, तब भी उसको नज़रअंदाज करके हमसे ज़बरदस्ती 11 या 12 घंटे तक हमसे काम करवाया जाता है। एक मेरे हमने ये 9+2 घंटे का मेमो बिना आपातकाल के देना बंद किया जाए, हम इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। एक हमारी मांग ये है कि एक स्टेशनरी जॉब वाले को भी 40 घंटे का रेस्ट मिलता है, एक 9 to 5 जॉब वाले को 2 दिन का रेस्ट मिलता है। एक हमको जो हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी जिसकी रहती है, उसको केवल 16+14 घंटे का रेस्ट मिलता है, जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरीके से रेस्ट अप, अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं, पूरे अपने आप को तरोताज़ा नहीं कर पाते हैं और फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत तनाव आ रहा है
ना हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अंदर से खुश रह पा रहे हैं, केवल ड्यूटी और ड्यूटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक मेरा कहना ये है कि इंजनों में आजकल इतनी आधुनिकता हो रही है, इंजन में एसी लगवाया जाए, लड़कियों के लिए टॉयलेट लगवाई जाए। एक असिस्टेंट के पास एक 11 किलो का बैग, 10 किलो का बैग अपना खुद रहता है, जिसमें बहुत सारे सामान रहते हैं। उसके एक हाथ में FHD और एक 10-12 किलो का और ज्यादा किलो का उसके हाथ में लाइन बॉक्स संभा दिया जाता है। तो असिस्टेंट कितना बेचारा काम करे उस लाइन बॉक्स को उठाने के लिए, या तो पॉइंट्समैन नियुक्त किए जाएं रोड स्टेशन पे, वरना उससे अच्छा है कि ये सब चीजें अपने हमारे लोगों जो हैं उनमें फिट कराई जाएं। बस मेरी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें 46 घंटे का रेस्ट दिया जाए और मैक्सिमम हमें 9 घंटे की ड्यूटी कराई जाए मैक्सिमम। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारा संगठन अलारसा संगठन के सेंट्रल कमेटी के निर्णय के अनुसार आज हमने ये गेट मीटिंग प्रत्येक मुख्यालयों पर लॉबी स्तर पर रखी गई है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि अन्य रेलवे के कर्मचारियों को जैसे DA बढ़ा है उसी अनुपात में हमारा किलोमीटर अलाउंस भी 25% हमें बढ़ा कर दिया जाए। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती में CMO की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें कि अपॉइंटमेंट से 2 साल पूर्व सीनियरिटी दिखाकर बने CMO के एक्सपोज के बाद CM योगी से मामले में शिकायत की गई, तो वहीं CMO नियुक्ति में फर्जीवाड़ा कर जूनियर से सीनियर बन गए की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, दर्जनों भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद अब CMO को नियुक्ति ही फर्जी होने का आरोप लगने लगा है। मैंने आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिखाया, लोक सेवा आयोग का रिजल्ट भी दिखाया, शासन के द्वारा निर्गत ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया, और मैं हमारे बैच के डॉक्टर AK गुप्ता यहीं बैठे थे, उनसे भी आपकी बात कराई और मैंने भी किया, और 2 ऑर्डर आपको हम और भी दिखाए जिसमें वही वरीयता क्रमांक है, वरिष्ठता सूची है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना कि लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट निकाला वही है, उसी के तहत हर चीजें हैं। तो यह बात हम कैसे कहें कि 94 की बजाय 96 है। अब ये नियुक्ति आदेश और लोक सेवा आयोग का रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों को लग गया होगा कि सच क्या है, और 1994 लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं। और कोई जानना चाहे तो 30 अप्रैल 1994 को शासन से PHMS संवर्ग के लिए जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें वरिष्ठता क्रमांक, उसमें हमारा नाम देख लें, हमारा पता देख लें, और जो हमसे संबंधित वेरिफिकेशन हो सकते हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। जैसे जो कहते हैं नाम, पिता का नाम, घर का पता, और ज्वाइनिंग जहाँ के लिए आदेश हुआ है वो, ये सारे उपलब्ध है। उसकी फोटोकॉपी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। 1996 जो दिखा रहा है उसमें एक 1994 और अपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट के बाद मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमने छुट्टी ले ली, छुट्टी लेने के बाद फिर दोबारा मैं इस पीरियड पे ज्वाइन किया। तो ये जो ये नियुक्ति दिखा रहे हैं वो इसमें दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति महासंपर्क अभियान में संत महंतों से जनसंपर्क किया गया और कहा गया कि हाईकोर्ट में उपस्थित दर्ज कराकर गवाही देंगे। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय द्वारा संपर्क अभियान के तहत विद्वान संतों महंतों से संपर्क कर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में माननीय हाईकोर्ट में गवाही के लिए संपर्क कर शपथ पत्र भरवाए गए। इस जन्मभूमि मंदिर से साईद का मस्जिद हटाने वाले केस में अब मामला गवाही पर आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की गवाही माननीय उच्च न्यायालय में होगी। उसके तहत जो महासंपर्क अभियान वृंदावन चल रहा है, आज तीसरे चरण में हम यहाँ पहुँच चुके हैं वृंदावन, और सभी विद्वान संत महंतों से मुलाकात की है, जिसमें जैन धर्म समुदाय से भी, सिख धर्म समुदाय से भी मुलाकात होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सभी उपासक हैं। सभी चाहते हैं कि हमारी माँ गवाही लगे, क्योंकि ब्रजभूमि में एक से एक विद्वान संत हैं, एक से एक विद्वान यहाँ पर विप्रबंधु हैं। तो सभी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए हम काम आ जाएं। इतना बड़ा उत्साह हमने कभी जीवन में नहीं देखा। सभी ब्रजवासी, सभी विद्वान संत इतने उत्साहित हैं
कि भगवान के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। सभी कहते हैं कि हमारे आराध्य का जो अवैध कब्जा है वो हटना चाहिए, क्योंकि मुगल शासकों के काल से अब तक वो अवैध कब्जा चला आ रहा है। अब न्यायालय के सहयोग से बहुत जल्दी सभी विद्वान संतों की गवाही होगी और गवाही होने के बाद में भगवान की ऐसी कृपा होगी कि जल्द से जल्द अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होगा। जन्मभूमि अयोध्या वाले पूर्व के प्रकरण में जो संत सम्मिलित थे, उन संतों ने कहा है कि हम कृष्ण जन्मभूमि में भी गवाही देने को तैयार हैं। तो उनमें उत्साह का संचार हो गया है। वो संत तो और भी ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हम काम आ जाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वो जो है सभी संतों से संपर्क किया जा रहा है। हाई कोर्ट में संतों की जो है गवाही के रूप में एवं उनके सहयोग के रूप में एवं मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण के इतिहास के विषय में उन्हें जो जानकारी है वो सब संतों से संपर्क करके हम उसको संग्रह कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय में संग्रह होने के बाद हमारे वकील के द्वारा जो तर्क दिए जाएंगे वो तर्क जो है न्याय संगत होंगे, वो जो है शास्त्र के अनुसार होंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अनुसार होंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि जब बनी हुई है उसके साक्ष्य अनेकों प्रकार से हमारे जो दिनेश शर्मा जी द्वारा संग्रह किए जा रहे हैं। अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है। आपको बता दें कि मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। वही हादसा राधा राम रमन रोड पर ईशान नदी पुल के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास बताया जा रहा है। हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब बात करेंगे यूपी के शामली की। आपको बता दें कि शामली जनपद की सतर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर बदमाशों का खुलेआम आतंक देखने को मिला है, जहां दिन निकलते ही एक होटल व्यापारी व प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले एक व्यक्ति की मॉर्निंग वॉक पर जाते समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक जांच टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य टीम में बुलाकर आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहर की पट्टी पर एक व्यक्ति की गोली लगी है सर, क्या पूरा मामला है सर? ये इसी शहर के थे शिव कुमार गुड्डन काम्बोज। ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो परिजनों के द्वारा बताया गया है कि 4 साढ़े 4 बजे के बीच में ये झिंझाना और कराना के बीच की नहर पट्टी है आउटर साइड में, ये प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। आज स्थानीय पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि इनको गोली लगी है, इनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारी 4 टीमें हैं, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 4 टीमें हमारी काम कर रही है। घटना के प्रत्येक पहलू की हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आते हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितने गोली लगी हैं इस व्यक्ति की? 3 खोखे हमें अभी मिले हैं यहाँ पे, 3 मिले हैं। अभी हमारी सर्च चल रही है और यहीं पे इनकी बॉडी थी नहर के किनारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुल्तान पटरी है। सर कुछ पता लगा क्या मामला हो? कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि दमोह से खबर आ रही है, जहां पर विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहगढ़ में ग्राम भारती जिला दमोह द्वारा मार्गदर्शित विद्या भारती का 35वां समूह खो खो में कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 16 विद्यालयों से 178 भैया और 97 बहनें प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, जिसमें 38 संरक्षक आचार्य दीदी और 10 निर्णायक बंधु उपस्थित रहे। भैया बहनों को शारीरिक मानसिक रूप से हस्तपुष्ट बनाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक जिले में विद्या भारती द्वारा किया जाता है। अब जो जिले से भैया बहनों की टीमें विजेता हुई, वह प्रांत के लिए खेलने के लिए प्रत्येक जिले से जाएगी। इसके बाद जो जीतता है वह अखिल भारतीय स्तर तक खेलने के लिए टीम जाती है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपाध्यक्ष जिला पंचायत दमोह डॉक्टर मंजूरी कटारे, मुख्य अतिथि सचिव ग्राम भारती दमोह श्री राजेश जी दुबे, विशिष्ट अतिथि हाई स्कूल प्राचार्य नरसिंहगढ़ श्री शीलचंद्र और जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सभी टीमों के मैच चले। समापन सत्र में अध्यक्ष विद्या भारती मध्य क्षेत्र श्रीमान विवेक शेंडेय जी, मुख्य अतिथि अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामकृष्ण
कुसमरिया विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग मध्य प्रदेश शासन धर्मेंद्र सिंह, ब्रिजेश कुमार पाठक राजा साहब, लाल पटेल ग्राम भारती दमोह के जिला समन्वयक, नर्मदा प्रसाद रेकवार जिला सह समन्वयक, लक्ष्मी प्रसाद चक्रवर्ती विद्यालय के प्राचार्य राजा राम मिश्रा, बद्री प्रसाद गुप्ता और समस्त आचार्य परिवार उपस्थित रहा और इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया। बात करेंगे असम की। आपको बता दें कि असम में करोड़ों का ऑनलाइन ट्रेडिंग ठगबाज विशाल फुकन व उसके साथी रंजीत ककोती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर आम जनता के साथ ठगी करने के आरोप में डिब्रूगढ़ पुलिस ने डिब्रूगढ़ के गांधीनगर स्थित एक अपार्टमेंट में एक 22 वर्षीय विशाल फुकन नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज डिब्रूगढ़ अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने विशाल को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आज उसके साथी रंजीत ककोती को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में डिब्रूगढ़ पुलिस ने असमिया सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री सुमी बोरा व उनके पति तार्किक बोरा के साथ साथ राजीव बोरा व पत्नी को भी हाजिर होने का नोटिस दे दिया है, जो विशाल फुकन के इस कार्य में निवेशक उपलब्ध करवाने का कार्य करते थे। इस मामले में विशाल फुकन ने अभी तक 60 करोड़ रुपए निवेश करवाए और इस जानकारी को लेकर डिब्रूगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सृजल अग्रवाल ने दी। एएसपी सृजल अग्रवाल ने बताया कि विशाल फुकन ने सिर्फ असम ही नहीं बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि जैसे बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में निवेशकों से अपनी कंपनियों ने निवेश करवाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही अन्य आरोपियों को जोरों शोरों से तलाश कर रही है। फुकन FIR नेम्ड अक्यूज्ड है जिस पहले केस में, वो केस नंबर 352/24 डिब्रूगढ़ PS का है। उसमें हमने सेक्शन 316 और 318 BNS का और 21/23 सेक्शंस ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट लगाया है। यही सेक्शन हमने दूसरे केस में भी लगाया है, जिसमें रंजीत काकोती नाम के आदमी को हमने अरेस्ट किया है। वो जो स्कैम है रंजीत काकोती वाला, वो ट्रेडिंग FX नाम के प्लेटफॉर्म से हुआ है और विशाल फुकन जो है वो पर्सनल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है पार्सिलिया कंसल्टेंसी, उसके थ्रू ये मल्टी करोड़ स्कैम है। कितना रिकवरी क्या क्या हुआ है, सीजन क्या क्या हुआ है? विशाल फुकन के केस में हमने पहले उसका रेसिडेंस सर्च किया है। वहाँ से हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, लग्जरी आइटम्स बहुत मिले हैं हमें, कैश थोड़ा बहुत है, फॉरेन करेंसी है और मैक्सिमम उसके लग्जरी परचेजेस हमने सीजर किए हैं बिकॉज वो इन्वेस्टर्स के पैसे के हैं। और उसके अलावा हमने विशाल का ऑफिस प्रेमिसेस सर्च किया है, उसके एम्प्लॉयज़ जहाँ रहते थे वो भी एक फ्लैट है, उसको भी हमने सर्च किया है। वहाँ से हमने बहुत सारे इन्वेस्टर अग्रीमेंट्स सीज़ किए हैं, उनकी कुछ इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो डायरी है वो हमने सीज़ किया है, ज्वेलरी आइटम सीज़ किए हैं और लग्जरी गुड्स सीज़ किए हैं। विशाल के साथ जो एक फर्म में पार्टनर है राजीव बोरा, वो पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका हाउस रेसिडेंस, उसका जो रेसिडेंस है वो भी हमने सर्च किया है। वहाँ से भी हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया है, मोबाइल फ़ोन्स लिए हैं, लग्जरी गुड्स लिए। और किसको किसको आप ढूंढ रहे हैं इस सिलसिले में? इस केस में हमने जिनको अपियर होने के लिए नोटिस दिया है वो सुमी बोरा है और सुमी बोरा का हस्बैंड है तपन बोरा, पर वो अभी तक हमारे यहाँ अपियर नहीं हुए हैं। पूरा ये घोटाला कितने करोड़ रुपए का है, कितना तक अभी तक आप लोग के जो जांच में मालूम चला है? कि हमने इस केस को 2 तारीख को ही रजिस्टर किया है, तो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट सामने आया है वो 60 करोड़ के आसपास का है। अगली खबर कर्नाटक से है। आपको बता दें कि चिकोड़ी बेलगांव से है, जहां चीनी कारखाने के अपशिष्टों के कारण प्रदूषित जल स्रोत के आने से और सहकारी चीनी फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां फैक्ट्री का गंदा पानी किसानों की जमीनों में आ रहा है। किसानों के लिए निर्माण हुआ शक्कर कारखाना आज किसानों को ही एक श्राप बन चुका है। ये पूरा हम नज़ारा कर्नाटक बेलगाम जिले के निपानी तहसील के यमगरनी गांव का है, जहां किसानों के लिए एक शक्कर कारखाना निर्माण किया गया था। आज वही दूषित पानी की वजह से वही किसानों के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम यहाँ पर यमगरनी गाँव में यहाँ पर एक भावी है जो कि दूषित जो यहाँ पर आता है पानी, वही पानी की वजह से यहाँ पर तमाम सारे मछलियाँ वगैरह भी बहुत सारी यहाँ पर मर गई हैं और ये पानी किसी को मतलब पीने लायक भी जैसा नहीं रह गया है। और यहाँ पर जो किसान है उसके वजह से बहुत संकट में है। तो यहाँ पर जो किसान है आज हम उनसे इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, वो ही बताएंगे इसके बारे में क्या हुआ। तो आइए हम किसान से जानते हैं। सर,
ये पहले आप ये बताइए, ये मतलब क्या आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? जब कारखाना अपने जो कोई कारखाना डबल हो गया और उससे ज़्यादा जो केमिकल युक्त पानी जो है ये पानी निकाल गया, वो उसके साथ साथ वो दोनों बाजू कारखाना के चारों बाजू में पानी छोड़ दिया, इसीलिए अपने इस बाजू में भी छोड़ दिया। इसी कारण अपने जो वीरी हैं, मराठी में कहते हैं वीरी, उसको गंदा पानी आ गया और वो खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जानवर जो है उस जानवर को भी आरोग्य के लिए घातक है। और ये सभी गंदा पानी वेदगंगा नदी में जा रहा है और जिस जगह ये वेदगंगा नदी में जाता है उस जगह निप्पानी का जो नगर पालिका का जो पानी खींचने वाला जो मोटर है वो उस मोटर का साथ ही उधर ही है और उसके साथ ही वो जवाहर तालाब में निप्पानी में भी ये पानी जा रहा है। आरोग्य के लिए ये पानी गंदा है और आरोग्य के लिए ये जो पानी है, खेती के लिए जो सभी फसल जो है ये अच्छी नहीं आ रही थी, उसका उत्पादन ही अच्छा नहीं हो गया। इसीलिए कि हम सभी किसानों की एक विनती है कि ये पानी इधर से मत छोड़ो और आरोग्य के लिए वो थोड़ा ग्राम पंचायती और खेती के लिए भी थोड़ा सहकारी करने के लिए हम हलचीनाथ कारखाने के जो बॉडी है उस बॉडी को हम मनवी दी है, आराधना की है, लेकिन कुछ उसको बदल नहीं होगा। इसीलिए हम आज विनती करता हूँ कि ये पानी इधर मत छोड़ो और आरोग्य के लिए वो अच्छा करो, ये हमारी गिनती है। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन अध्यक्ष हैं उनको बहुत सारी बार मनवी दिया गया, यहाँ के ग्राम पंचायत के जो अधिकारी उनको भी बहुत सारी बार मनवी दी, लेकिन फिर भी वो लोगों ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसीलिए किसानों का जो है बहुत सारा संकट का सामना करना पड़ रहा है। रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात में सूरत पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है मुसाफिर हूँ यारो। इस मुहिम के मुताबिक बिछड़े हुए परिवार के लोगों से मिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से अभी तक इस मुहिम में 10 बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने में पुलिस को सफलता मिली है। हमारे जोन 3 सूरत शहर में एक अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था मुसाफिर हूँ यारो, जिसमें हम लोग जो रास्ते पे घूमते हैं ऐसे लोगों को हम पुलिस थाने लाके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और जो जरूरियात की चीजें है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में उनका काउंसलिंग किया जाता है और उनकी फैमिली हिस्ट्री निकाल के उनके फैमिली के मिलाने का हमारा प्रयास रहता है। तो उसी अभियान के तहत एक आज हम लोगों ने मोहम्मद इल्हीम मुल्ला, जिनकी उम्र 62 ईयर्स है, वो कम से कम 25 साल पहले अपने नेटिव जो सांगली महाराष्ट्र के है वहां से वो सूरत में आए थे और 25 साल से इधर रह गए थे और अभी वो रास्ते पे ही अपना जीवन बसेरा कर रहे थे। पुलिस की टीम को ध्यान में आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और लकड़ी के सहारे वो चल रहे, तो पुलिस की टीम उनको पुलिस थाने लेके आई थी 1 वीक पहले और उनकी ट्रीटमेंट भी करवाई गई और उनको अच्छे कपड़े और सफाई करके उनका मतलब काउंसलिंग किया गया। तब पता चला कि वो सांगली से 25 साल पहले आए थे। तो हमारी टीम ने जो हमारा बस स्टेशन है वहाँ जो सांगली के ड्राइवर आते हैं, बस ड्राइवर्स, उनको इनके फोटोग्राफ्स और देख के बताया था कि सांगली में थोड़ी छानबीन करे। हमारा नसीब अच्छा था कि हमें उनकी फैमिली में उनके लड़के का कांटेक्ट नंबर मिल गया। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोगों ने, उनका एक लड़का है जो कर्नाटक में रहता है, वो उसको बुलाया है आज। तो आज 25 साल के बाद लड़का और फादर का मिलन हुआ है। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि गया में जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के गुरारू प्रखंड अंतर्गत सोंडिहा गांव में बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी राजेश्वर शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर तोरण द्वारा अनावरण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने रौना से मीठापुर गांव तक सड़क निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, टिकारी विधायक अनिल शर्मा, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीमा शर्मा मौजूद रही। अगली खबर बिहार के ही मुंगेर से है। आपको बता दें कि जहां बेखौफ अपराधियों ने शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एक और जहां अपराधियों ने बड़ी बाजार भूसा गली में धर्मेंद्र मंडल के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। वहीं फायरिंग करने वाले अपराधी कोड़ा मैदान घोबी टोला निवासी विवेक कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़
फायरिंग झोंक दी और फरार हो गया। इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। ये मामला कल कोतवाली में विवेक वर्मा और प्रिंस के बीच में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में दोनों पक्ष आपस में लड़ाई किए थे और इसकी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशंस के क्रम में कोतवाली के पुलिस पदाधिकारी कौरा मैदान स्थित विवेक वर्मा के घर पे छापामारी किए थे। उसी छापामारी के क्रम में विवेक वर्मा के द्वारा 4 राउंड फायरिंग किया गया और मौके वारदात से खोखा और पेलेट्स बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में पुलिस पे चूँकि उन्होंने हमला किया था, आसपास के लोकल जितने हमारे थाना थे उनको बुलाई गई और उनके घर पे ये रेड किया गया। रेड में 2 व्यक्ति को, एक पुरुष और एक महिला को अरेस्ट किया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले के ढही जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़वानिया में रात्रि में क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं बड़वानिया में शासकीय बालक छात्रावास में पानी घुस गया, जिसमें 42 बच्चों को स्थानीय नेता व नागरिकों ने छात्रावास से बाहर निकालकर एवं डूबने से बचाया। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर मनमाड तक जाने वाली रेल लाइन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 2029 में पूरी होगी। करीब 18,500 करोड़ की इस योजना की स्वीकृति को प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताया। इंदौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअली जुड़े और प्रोजेक्ट की जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।